तो देखो, आज का टॉपिक रहेगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि ना ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली कैसे कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जब ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली बिना दो पेरेंट्स के, सेक्सुअल मोड में दो पेरेंट्स चाहिए होते हैं, किसमें आदमी होता है जेंट्स, मतलब एक मेल होता है एक फीमेल होता है, बिना उनके मतलब उसमें एसेक्सुअल में मेल फीमेल नहीं होता। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब जेंडर ही नहीं है, सिंगल पेरेंट है, उससे बेबीज प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की जरूरत क्या है। ठीक है, तो उससे पहले हम जान लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है ऑफ अपोजिट जेंडर्स। दोनों के जेंडर्स अपोजिट होते हैं, जिसमें एक मेल और एक फीमेल होगा। ठीक है, अब क्योंकि दो अलग अलग पेरेंट है जिसमें एक मेल है एक फीमेल है, तो उसमें गैमीट भी इन्वॉल्व होंगे। गैमीट क्या होते हैं तो मैं बता देता हूं। देखो, गैमीट क्या होते हैं, ये हमारे मेल्स में जनरली अगर हम बात करें तो, अगर इंसानों की बात करें तो इंसान में ये गैमीट, मेल गैमीट स्पर्म कहलाता है, और फीमेल का जो होता है उसे हम एग कहते हैं। फीमेल के गैमीट को क्या बोलते हैं, एग, स्पर्म एंड एग, या फिर ऑब्लिक पॉलन एंड ओवा। पेड़ के केस में, पौधों के केस में क्या चाहिए होता है बेटा, पॉलन और ओवा होता है। वो गैमीट क्या होता है, पॉलन और ओवा। गैमीट क्या है, गैमीट वो सबसे छोटी चीज जो मेल से जाती है, और गैमीट वो सबसे छोटी चीज जो फीमेल से आती है, जो मिलकर जाइगोट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लाइफ की इनिशियल स्टेज को स्टार्ट करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज्यादा होते हैं। देखो, अगर कोई प्लांट, जैसे तुमने गन्ने का खेत देखा होगा, गन्ने के खेत में सारे गन्ने एक से दिखते हैं, सारे गन्ने एक से दिखते हैं, आप पहचान नहीं सकते ना। गन्ने में मेल फीमेल नहीं होता। गन्ने की जड़ काटी, जमीन में डाल दी, अगला गन्ना उगाया, एक ही पेरेंट से होगा ना। पापा मम्मी वाला सीन तो नहीं था उधर, नहीं था ना। एक ही पेरेंट से गन्ने की जड़ काटी, जमीन में डाल दिया और अगला गन्ना उगाया। तो वो जो गन्ना उगेगा वो भी उसी गन्ने के जैसा होगा ना जिसको काटा गया था। सेम दिखते हैं। वेरिएशन है, वेरिएशन समझते हो, वेरिएशन नहीं है, बहुत कम वेरिएशन है। थोड़ा बहुत गन्ना अलग दिखेगा, लेकिन बाकी सारे गन्ने एक से ही दिखेंगे। लेकिन इंसानों में देखो, इंसानों में क्या होता है भाई, बच्चा अपने मम्मी पापा से काफी हद तक अलग होता है। दो हाथ, दो पैर, एक नाक, दो कान, सब है, सेम फीचर है, लेकिन शक्ल देखें तो बिल्कुल अलग होगी, है ना। आंखें थोड़ी सी अलग हो सकती है मम्मी पापा से, हो सकता है मम्मी की आंखें की कलर की आंखें हो, पापा की कलर की आंखें हो, या फिर यूनिक कलर की आंखें हो, है ना। वेरिएशंस आएंगे, मतलब कुछ ना कुछ फर्क आपको दिखेगा। तो अब जब भी रिप्रोडक्शन की बारी आती है तो हर इंडिविजुअल में कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा ही आएगा। जब कोई नया बच्चा पैदा होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, नया ऑर्गेनिज्म पैदा होगा, तो वहां पे हमारा वेरिएशन आएगा ही आएगा। ठीक है, वेरिएशन किसी इंडिविजुअल में, मेरे अंदर अकेले वेरिएशन आ जाए, मान लो मेरे पास एक ऐसी ताकत आ जाए, मेरे अंदर कुछ वेरिएशन आया, मेरे अंदर एक ऐसा चेंज आया जिससे मैं 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर झेल सकता हूँ, मैं अकेला। ठीक है, मेरे अंदर अकेला ऐसा वेरिएशन आया कि अब मेरी फैमिली के अंदर ही मान लो एक वेरिएशन आ गया, सब में वेरिएशन, मेरी फैमिली में वेरिएशन आ गया कि हम 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर झेल सकते हैं। एक दिन क्या हुआ कि दुनिया का टेम्परेचर 100 हो गया और आप लोग नहीं झेल सकते हो, तो क्या होगा, आप लोग सारे गायब हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, और हम लोग बच जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात, हम लोग बच जाएंगे। लेकिन अगर यही वेरिएशन हम सब में आ जाए तो हम सब बच जाएंगे, है ना। जिनमें नहीं आएगा 100 डिग्री सेल्सियस तक, मान लो 2-4 में नहीं आया, हमारे कार्तिक नहीं आया, ठीक है, कार्तिक में 100 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर नहीं आया और सब में आ गया, तो क्या होगा, हम सब जिंदा रह जाएंगे, ये भाई सब चले जाएंगे ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ पे लाइन जो मैंने ग्रीन कलर में लिखी है कि एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय वेरिएशंस। हम वेरिएशन अगर किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल आदमी में आ रहा है, किसी एक आदमी में या किसी एक फैमिली में आ रहा है, तो हम हर इंसान को बचा नहीं सकते, हर ऑर्गेनिज्म को बचा नहीं सकते। लेकिन अगर उसकी पूरी आबादी में, पूरी पॉपुलेशन में वेरिएशन आ जाए तो क्या कर सकते हैं, हम पूरी पॉपुलेशन को बचा सकते हैं। समझ में आई बात, इंसानों की आबादी में ही अगर वो वेरिएशन आ जाए कि हर इंसान या 90% इंसान जो है 60 डिग्री
100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को झेल सकते हैं। तो 90% तो बचेंगे, 10% मरने दो। समझ हमारी बात, 10% मरने दो, मर जाने दो, एटलीस्ट 90 तो बचेंगे। अगर सिर्फ 1% में आता तो 99 लुढ़क जाते और फिर धीरे धीरे इंसानों की आबादी खत्म हो जाती, शेर बिल्ली खा जाते हम लोगों को। ठीक है, तो देखो अब वही करा। तो रिप्रोडक्टिव मोड्स, रिप्रोडक्शन क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा वेरिएशंस क्रिएट। तो ये वेरिएशन आते कब थे, तो हमने पढ़ा था ये वेरिएशन जब आते थे जब हमारी बॉडी में डीएनए की कॉपी हो रही होती थी। तो जो डीएनए की कॉपी होती है ना, एक्यूरेट नहीं होती, बिल्कुल ऐसा नहीं 100% डीएनए की कॉपी बिल्कुल 100% मैच करके होगी। थोड़ा बहुत चेंज आता ही आता है, थोड़ा बहुत चेंज आता ही आता है। इट जस्ट लाइक कि मैं तुम्हें ये कॉपी दे दूं नोट्स करने को कि बेटा ये नोट्स ये मैंने लिखे हैं, आप इन्हें नोट करो, तो उसमें कोई ऐसा वर्ड भी हो सकता है जो तुम्हें पढ़ने में नहीं आएगा, तो उसकी जगह तुम कुछ भी लिख दोगे, गोच दोगे, है ना, ऐसे ऐसे करके कुछ भी लिख दोगे, है ना, वो भी गंदी सी राइटिंग में लिख दोगे, टीचर को भी पढ़ने में ना आए चेक करते टाइम। समझ में आ रही बात, ऐसे ही करते हैं। फिर वो तुम्हारी कॉपी किसी तुम्हारे दोस्त ने दी, उसको भी समझ नहीं आएगा, वो उसको कुछ और कर देगा। मान लो मैंने लेस लिखा था, तुमने उसका चेस कर दिया, तुम्हारा दोस्त उसका कुछ और कर देगा, और फाइनली वो कॉपी पहुंचती जाएगी कहीं और आखिरी बच्चे तक पहुंचेगी तो पता नहीं वो लेस का क्या क्या कर दिया होगा उसने। ठीक है, बहुत ज्यादा वेरिएशंस आ चुके होंगे, धीरे 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 वेरिएशंस आएंगे। ठीक है, अब मैंने अगर लेस लिखा है, तुम्हें लेस नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन तुम्हें लग तो रहा है कि कुछ तो लिखा है, लास्ट में ESS है ना, तो तुम लास्ट में एटलीस्ट ESS तो लिखोगे, पहला वर्ड ही तो चेंज कर दिया, चेस कर दिया। समझ में आ रही बात, थोड़ा सा वेरिएशन है। आप एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर सकते मेरे नोट्स, हूबहू बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर सकते। सेम हमारी बॉडी में जब हमारा डीएनए कॉपी हो रहा होता है, ठीक है, डीएनए कॉपी हो रहा होता है तो बिल्कुल हूबहू वैसा ही कॉपी नहीं होता। ठीक है, क्या होता है, डीएनए की कॉपिंग के टाइम पे कुछ ना कुछ एरर आ जाते हैं, और वही एरर आकर आगे वेरिएशंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, वही वेरिएशंस क्रिएट करते हैं। तो मम्मी पापा से जब क्या बोलते हैं, मम्मी पापा का जब डीएनए कॉपी हो रहा होता था, ठीक है, उस टाइम पे कॉपी होते टाइम कुछ एरर आ जाता था, वही एरर आपको आपके मम्मी पापा से अलग कर देता है। ठीक है, डीएनए जब मम्मी का डीएनए कॉपी हो रहा होगा, जब पापा का डीएनए कॉपी हो रहा होगा सेल के अंदर, तो क्या होगा, उस डीएनए की कॉपी के टाइम पे कुछ एरर आ जाएगा। वही एरर आपको आपकी मम्मी जैसा नहीं दिखने देगा, वही एरर आपको आपके पापा जैसा बिल्कुल नहीं दिखने देगा, कॉपी नहीं दिखने देगा। लेकिन ऐसा तो होता है ना कि हम अपने कुछ हद तक मम्मी जैसे दिखते हैं, कुछ हद तक पापा। लोग कहते हैं कि भाई देखो इसकी आंखें माँ की जैसी हैं, इसका जो क्या बोलते हैं, इसके बाल इसके पापा जैसे हैं, इसके हाथ इसके पापा के जैसे हैं, बोलते हैं ना। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब डीएनए की कॉपी हो रही थी तो काफी हद तक एक्यूरेट थी, काफी हद तक एक्यूरेट थी। तो एक्यूरेसी की वजह से हमें क्या हो रहा है कि बिल्कुल सिमिलर बॉडी डिजाइन मिल रहा है। सिमिलर बॉडी समझ रहे हो, 2 हाथ 2 पैर मिल रहे हैं हमें। ठीक है, लेकिन पूरा 100% एक्यूरेट नहीं है, तो उस 100% एक्यूरेट ना होने की वजह से हम थोड़े से अलग हो जाते हैं मम्मी पापा से, है ना। अब ऐसा थोड़ी है कि हम क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, गोरे चिट्टे हैं, हमारे मम्मी पापा भी गोरे चिट्टे हैं, या ऐसा सपोज लो कि हमारे मम्मी पापा बहुत गोरे हैं, है ना, और एकदम हम बिल्कुल ऐसे वो अफ्रीका वाले हो जाएं। इतना तो डिफरेंट नहीं हो सकता ना। चीज समझ आ रही है कि हमारा जो है पुलिया, ऐसा नहीं कि हमारे मम्मी पापा सब गोरे हैं और सब पूरा घर में गोरे, हम अफ्रीकन जितने काले हो जाए, इतना नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो लास्ट में यही लाइन लिखा है, इफ द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म वर टू बी लेस एक्यूरेट। तो कह रहा है कि अगर डीएनए की कॉपी लेस एक्यूरेट हो जाए, बहुत कम एक्यूरेट हो जाए, मतलब 99% डीएनए की कॉपी आपके मम्मी पापा से मैच ही ना करे, तो जो रिजल्टेंट डीएनए बनेगा, जो नया डीएनए बनेगा, जो सिर्फ 1% आपके मम्मी पापा से मैच खाता है, वो डीएनए जो है आपके सेल की दूसरी चीजों के साथ मैच नहीं कर पाएगा। तुम्हारे बॉडी में सिर्फ, तुम्हारे सेल में सिर्फ डीएनए है क्या, नहीं ना। वो माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, गोल्गी अपरेटस है, क्लास 9th में पढ़ा होगा। डीएनए के अलावा हमारी सेल में ये भी सब चीजें हैं। तो अगर डीएनए की कॉपी बिल्कुल गलत हो जाए, डीएनए की कॉपी बिल्कुल गलत हो जाए, तो जो सेल के दूसरे पार्ट हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, सेलुलर अपरेटस जिसे कहते हैं, वो क्या करेंगे, इस डीएनए को पहचान ही नहीं पाएंगे। अब जब वो पहचान नहीं पाएंगे तो जो डीएनए है वो सीधे खत्म हो जाएगा। डीएनए जो है सेल के अंदर घुस ही नहीं पाएगा, सेल उसको कोप अप नहीं कर पाएगा, मतलब सेल कहेगा कहाँ का है प्राणी, पता ही नहीं, तो सिंपली क्या होगा, सेल मर जाएगा। ठीक है, ऐसे सपोज कर लो कि तुम 9th क्लास में पढ़ते हो,
और मैं तुम्हें 10th क्लास का लाके बोलूँ कल बेटा पेपर है और तुम्हारे हाथ में 10th क्लास का पेपर दे दूं, क्या होगा तुम्हारा? चक्कर आ जाएंगे सबको, सर घूम जाएगा। सेम वही हो रहा है डीएनए के अंदर कि अगर डीएनए कॉपिंग की प्रोसेस बिल्कुल एक्यूरेट ना हो, 99% गलत ही हो, तो जो सेलुलर अपरेटस हैं सेल के दूसरे पार्ट है वो कहेंगे ये कहाँ का प्राणी है, तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो हमारे टाइप का ही भगा देंगे। समझ में आ रही बात? तो नया सेल मर जाएगा। ठीक है, बाकी ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर है, करोड़ों में किसी के साथ हो गया। अब हमें ये तो समझ में आ रहा है कि वेरिएशन हो तो रहे, रिप्रोडक्शन में ही वेरिएशन होते हैं। वेरिएशन कहाँ से होते हैं, चेंजेस कहाँ से आने शुरू होते हैं? रिप्रोडक्शन से। लेकिन अगर मुझे ये वेरिएशन की प्रोसेस को बढ़ाना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मुझे ये पता चल रहा है कि जो वेरिएशन आ रहे हैं वो डीएनए कॉपी की वजह से आ रहे हैं। अभी तक आपकी बॉडी में जो डीएनए आ रहा है वो एक ही पेरेंट से, मतलब मैं एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ। तो पहले तो कि हमें ये जानना है अगर मुझे वेरिएशन लाने की प्रोसेस को बढ़ाना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो हमें ये पता है कि जो वेरिएशन आते हैं वो कहाँ से आते हैं? डीएनए की कॉपी से। जब डीएनए की कॉपी हो रही होती है तो वहां पे कुछ गड़बड़ हो जाती है, उस गड़बड़ होने की वजह से क्या होता है, हमारे अंदर वेरिएशंस आते हैं। क्या आते हैं? वेरिएशंस। Thus, two different individual in a population would have quite different patterns of accumulated variations. तो अब कह रहा है अगर एक पेरेंट से वेरिएशन आता है तो वो कम होगा। ठीक है, हमें देखो तुम्हें ना किसी और फाइल में समझा के दिखाता हूँ कि क्या चीज होती है। यहाँ देखो, जस्ट अ मिनट। बेटा अगर एक पेरेंट से रिप्रोडक्शन चल रहा होता, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा होता, ठीक है, अगर हमारा जैसे कि सिर्फ हम एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते, तो एक पेरेंट है जिसका नाम है ए, उसने हमें कुछ वेरिएशन दे दिया एक पेरेंट ने में, क्योंकि पेरेंट अकेला है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक ही पेरेंट होता है ना। अब उसमें एक छोटा सा वेरिएशन आ गया तो वो अपने बच्चे को यही वेरिएशन क्या करेगा, दे देगा, भाई तू रख ले, है ना। फिर ऐसा बच्चे में थोड़ा बहुत कुछ का खुद आ गया तो अपने पेरेंट का, अब जो इसके बच्चे का बच्चा होगा उसमें अपने मतलब ए का तो वेरिएशन आएगा ही आएगा। देखो ये जो सबसे नीचे वाला बच्चा है ये, इसका नाम भी था सी में, तो सी में कहाँ कहाँ से वेरिएशन आएगा बेटा? देखो सी में बी का भी वेरिएशन आएगा, ए का भी आएगा, और खुद का भी कुछ वेरिएशन आ रहा होगा, वो भी आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे ऐड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे। अब तुम यहां समझो कि यहाँ पे यही ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता, मतलब दो पेरेंट्स अगर इन्वॉल्व हो जाएं, ठीक है, तो मान लो ये मेल होगा और इधर एक फीमेल है, ठीक है, मेल में कुछ वेरिएशन आ गया, मेल में कोई वेरिएशन आ गया, ठीक है, मेल में कोई वेरिएशन आ गया, मान लो किसी भी टाइप का एक वेरिएशन आ गया, कुछ यूनिक वेरिएशन है हाई टेम्परेचर को झेलने का। आदमी के अंदर वेरिएशन आ गया कि मैं 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर झेल जाऊंगा, ठीक है, ये भी पेरेंट है, पेरेंट मेल है, ठीक है। और एक फीमेल पेरेंट में भी एक वेरिएशन आ गया, वो कह रही मैं -56 डिग्री सेल्सियस तक झेल जाऊंगी। अब इन दोनों के जो बेबीज होंगे ना, अगर ये दोनों बेबीज प्रोड्यूस करते तो इन दोनों के जो बेबीज होंगे, देखो उनमें दो दो वेरिएशन आएंगे, क्या 100 डिग्री भी झेलेगा और 50 डिग्री भी झेलेगा। समझ में आ रही बात? फिर अब इस बच्चे का नाम रख देते हैं पी, ये मेल मान लो, लड़का पैदा हुआ, अब इसने किसी और परिवार की लड़की से शादी कर ली, क्यों, कहीं और जाके शादी करेगा ना। तो अब उस लड़की में भी कुछ यूनिक वेरिएशन था, उस लड़की में यूनिक वेरिएशन क्या था वो देखो, उस लड़की में ये वेरिएशन था, वो कह रही थी भाई मैं तो 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर झेल जाऊंगी। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के पर्पस के लिए दे रहा हूँ कि वो लड़की कह रही है मैं 150 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर झेल जाऊंगी, ठीक है। अब क्या होगा, इन दोनों ने शादी कर ली, इनके बच्चे हुए, अब उस बच्चे के अंदर वेरिएशन देख रहे हो, 150 डिग्री सेल्सियस है ही, ये तो है ही, है ना। पुराने वालों से जो भी मिला सब मिलेगा उसको,
और प्लस अब ये मम्मी से भी उसको 150 मिल गया ना, तो पापा वाला तो यहाँ थोड़ा साइड हो गया, ये ज्यादा तो 150 प्लस एक -50 का और मिल गया। देख रहे हो कैसे कैसे वेरिएशन बढ़ते जा रहे हैं, है ना। और यहाँ क्या हो रहा था, धीरे 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 यहाँ एक साथ दो दो आ रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, एक साथ दो दो आ रहे हैं। मान लो मम्मी में ये होता मैं -100 भी झेल जाऊंगी, मम्मी कहती है मैं -100 भी झेल जाऊंगी। अब इस बच्चे के पास क्या फीचर आता, -100 प्लस 150 -100 डिग्री सेल्सियस। देख रहे हो कितने सारे खतरनाक वेरिएशन आ गए, स्पीड बढ़ गई ना वेरिएशन लाने की। एसेक्सुअली में क्या हो रहा था, अगर अकेला ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता था, धीरे 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 वेरिएशन आ रहा था। लेकिन जब दो मिल गए, दो ने अपने अपने वेरिएशंस क्या कर दिए, अपने बच्चे को दिए, ठीक है। तो उसके बच्चे में दो वेरिएशंस आ गए, दो पेरेंट्स से अलग अलग वेरिएशन आ गए। फिर उन दोनों के जो बच्चे हुए, तो ऊपर वाले पेरेंट्स से तो लिए ही थे, दादा दादी से, मम्मी पापा वाले भी हैं, है ना। और ज्यादा वेरिएशंस बढ़ गए। तो स्पीड कहाँ ज्यादा होती है वेरिएशंस आने की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। वेरिएशन लाने की स्पीड कहाँ ज्यादा होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत तेजी तेजी से आते हैं हमारे, ठीक है। अब देखो जस्ट अ मिनट, तो मैंने क्या बोला कि दोबारा हम इस लाइन को पढ़ते हैं कि ईच न्यू वेरिएशन इज मेड इन डीएनए कॉपी दैट ऑलरेडी हैज वेरिएशंस अक्यूमुलेटेड फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन। हर नया वेरिएशन कहाँ बनता है, डीएनए की कॉपी में, जो कि उसने पहली वाली जनरेशन से वेरिएशन उठाया था। पहले वाली जनरेशन में जो वेरिएशन था वो डीएनए की कॉपी होते टाइम वो उसमें भी पास होगा, नए डीएनए में भी आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब दो डिफरेंट इंडिविजुअल, ठीक है, किसी पॉपुलेशन के दो डिफरेंट इंडिविजुअल जिनके अंदर अलग अलग तरीके के वेरिएशंस हैं, वो आपस में आके कंबाइंड होंगे। जैसे बताया था, पापा 100 डिग्री सेल्सियस माइनस मम्मी -50, वो आके क्या होंगी कि उनके वेरिएशन जब कंबाइंड होंगे, तो ये वेरिएशंस जो है मिलकर एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट करेंगे, उसमें और यूनिक तरीके का वेरिएशन होगा, ठीक है। कंबाइनिंग वेरिएशंस फ्रॉम 2 और मोर इंडिविजुअल, जब दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल अलग अलग ऑर्गेनिज्म के वेरिएशन को कंबाइन करेंगे, तो हमें वेरिएशन का एक नया कॉम्बिनेशन मिलेगा। जैसा उस बच्चे में देख रहे थे, पापा सिर्फ 100 झेल पा रहे थे, क्या पापा के पास ताकत थी -150 झेलने की, नहीं, -50 झेलने की नहीं ना। मम्मी -50 झेल पा रही थी, मम्मी 100 झेल पा रही थी, नहीं। लेकिन जो बच्चा पैदा हुआ उनका, वो क्या कर सकता था, प्लस में 100 भी जा सकता था, माइनस में 50 भी जा सकता था। नया वेरिएशन आ गया, यूनिक है ना, समझ में आ रही बात, बिल्कुल यूनिक वेरिएशन है ना उनके अंदर, ठीक है। तो ईच कॉम्बिनेशन वुड बी नोबल, हर कॉम्बिनेशन इस तरीके से जो भी कॉम्बिनेशन तैयार होगा वो नोबल होगा, सिंस इट वुड इन्वॉल्व 2 डिफरेंट इंडिविजुअल। और नोबल क्यों होगा, क्योंकि इसमें दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है, ठीक है। ये जो नया वेरिएशन आएगा बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि इसमें दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हमारे इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब बच्चे का ही देख लो कि पापा की आंखें मान लो काली हैं और मम्मी की जो है थोड़ी सी हल्की सी ब्लू हो, तो बेबी की आंखें जो ग्रीनिश कलर हो सकता है उनका, नोबल कॉम्बिनेशन आ गया, है ना। बेबी की आंखें कैसी हो जाएंगी, ग्रीनिश हो जाएंगी, ब्लैक भी हो सकती हैं, ग्रीनिश भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती हैं, नोबल कॉम्बिनेशन आ गया, है ना। The sexual mode of reproduction incorporates such a process of combining DNA from two different individuals during reproduction। तो sexual mode of reproduction क्या करता है, दो अलग अलग इंडिविजुअल का डीएनए कंबाइन करता है, ठीक है। क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो अलग अलग इंडिविजुअल्स का डीएनए क्या करता है, कंबाइन करता है रिप्रोडक्शन के टाइम पे, ठीक है। अब बात ये आती है, अब सवाल ये उठ रहा है कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे अगर दो अलग अलग इंडिविजुअल का डीएनए कंबाइन हो रहा है, सुनो गौर से, कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे अगर दो अलग अलग इंडिविजुअल का डीएनए कंबाइन हो रहा है, तो जो नया सेल बनेगा उसके अंदर तो डबल मटेरियल होगा, मम्मी का प्लस पापा का, समझ में आ रही बात, क्योंकि मम्मी का और पापा का मिलकर बच्चा बन रहा है ना डीएनए, तो भैया वो तो सब आइटम डबल हो जाएगा, क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाएगा, है ना, जो डीएनए का मटेरियल है वो डबल हो जाएगा और सारी चीजें डबल हो जाएंगी। क्या ऐसा होता है, नहीं होता है ना। इंसान में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46,
मम्मी में भी 46, पापा में भी। क्या बच्चे में 92 होते हैं? नहीं होते हैं। तो ये कैसे हो रहा है कि मम्मी में 46 है, पापा में भी 46 है ना, और जो उनका बच्चा आ रहा है उसमें भी 46 है, जबकि बच्चा तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो प्लस होके 92 होना चाहिए था। ऐसा क्या स्पेशल हो गया, ऐसा क्या स्पेशल हो गया कि बच्चे में हाफ हो गए? तो सुनो इसका आंसर। हमें पता है कि बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उनके पास स्पेशल तरीके के सेल्स होते हैं। हम सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास स्पेशल तरीके के सेल्स होते हैं, जिन सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो नॉर्मल बॉडी के सेल्स के कंपैरिजन हाफ होते हैं। ठीक है, नॉर्मल बॉडी में तुम्हारे 40 क्रोमोसोम है, कहीं भी चले जाओ 40 क्रोमोसोम मिलेंगे, लेकिन हमारी बॉडी में कई स्पेशल सेल्स है, कई जगह स्पेशल सेल्स हैं जिसमें आधे क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 23। उनमें हर चीज हाफ होती है। तुम्हारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन सेल्स के कंपैरिजन कुछ स्पेशल तरीके के सेल्स हैं जिनमें हर चीज हाफ होती है, क्रोमोसोम भी हाफ होते हैं और बाकी डीएनए का मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल भी हाफ होता है। और ये हाफ हो कैसे जाता है उन सेल्स में? तो उन सेल्स में होता है मियोसिस। क्लास 9th में हमने पढ़ा था मियोसिस। तो मियोसिस में क्या होता है? एक सेल का 2 बार डिवीजन होता है। एक सेल का क्या होता है? 2 बार डिवीजन होता है। ठीक है, और जब वो 2 बार डिवाइड होता है तो उनका जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं। उनके क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? आधे। ठीक है, और जब ये आधे क्रोमोसोम्स पापा से और ये आधे क्रोमोसोम्स मम्मी से कंबाइंड होते हैं बच्चे के अंदर, तो आधा और आधा फिर से पूरा। ठीक है, तो बच्चे के अंदर नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इनकॉर्पोरेट यानी आ जाते हैं। ठीक है, अब ये स्पेशल सेल्स होते कौन से? इन्हें कहते हैं गैमीट्स। क्या बोलते हैं स्पेशल सेल्स को? गैमीट्स। मेल में उस गैमीट का नाम था स्पर्म, फीमेल में नाम था एग। समझ में आ गई बात? हमारे जो स्पर्म्स होते हैं मेल में, ठीक है, उनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो 23 होते हैं, जबकि कहीं और का सेल काट के माइक्रोस्कोप में चेक करोगे तो उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे 46 होंगे, लेकिन आपके स्पर्म के अंदर कितने होंगे? 23। फीमेल बॉडी में कोई भी रेस्ट ऑफ द पार्ट में कहीं से भी सेल उठा लो, क्रोमोसोम 46 होंगे, लेकिन उनके एग को अगर माइक्रोस्कोप में डाल के चेक करोगे तो उसके अंदर कितने होंगे? 23। आप समझ में आ रही बात? तो मेल के स्पर्म में और फीमेल के एग में क्रोमोसोम्स जो हैं 23 होते हैं, हाफ होते हैं नॉर्मल बॉडी के सेल्स के कंपैरिजन, और सब कुछ हाफ होता है। जेनेटिक मटेरियल भी हाफ होता है, डीएनए की जो चीजें हैं ना डीएनए के अंदर की, वो भी हाफ होती हैं, क्रोमोसोम्स भी हाफ होते हैं। फिर मम्मी से आधा मटेरियल जाता है, पापा से आधा मटेरियल जाता है बच्चे के अंदर। ठीक है, तो मम्मी से 23 क्रोमोसोम्स आए और पापा से 23 आए, तो 23 + 23 46। तो बच्चे में दोबारा कितने हो गए? 46। तो इस तरीके से बच्चे के अंदर कभी डबल आता ही नहीं। जब मम्मी से ही याद आ रहा है, पापा से याद आ रहा है, तो बेटे में तो भाई मम्मी पापा के बराबर जेनेटिक मटेरियल आएगा ना। ठीक है, तो एक स्पेशल तरीका कुदरत ने दिया है इंसानों को और दूसरे जानवरों को, ताकि वो क्रोमोसोम्स के नंबर को डबल ना होने दें और दूसरी चीजों को डबल ना होने दें। ठीक है, अब जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसमें माता पिता मतलब मेल फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, उनके पास दो तरीके के जर्म सेल्स यानी गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। एक जर्म सेल जिसे हम गैमीट कह रहे हैं बड़ा होता है और उसके अंदर फूड स्टोर होता है और उसका नाम है ओवा। क्या नाम है? ओवा। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा? दूसरा जो जर्म सेल है वो मोटाइल होता है। मोटाइल बोले तो चल फिर सकता है मगर छोटा होता है, जिसे हम स्पर्म कहते हैं इंसानों के केस में, इंसानों के केस में। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उन प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में जिनमें फ्लावर्स आते हैं। पहले तो प्लांट्स आपके दो टाइप के होते हैं। ठीक है, आप जो अपने आसपास पौधे देखते हो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एंजियोस्पर्म और एक होता है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, एक का नाम है एंजियोस्पर्म और एक का नाम है जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर फूल होते हैं। ठीक है, जिनके ऊपर फूल होते हैं। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म वो प्लांट होते हैं जिनके ऊपर फूल नहीं होते, कोन शेप की चीजें होती है, कोन्स होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो एंजियोस्पर्म का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है? फ्लावर।
जबकि जिम्नोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, कोन्स। एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। एंजियोस्पर्म कौन से होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। जिन भी पौधों पे फूल आता है उन्हें एंजियोस्पर्म कहा जाता है, और जिन पे फूल नहीं आएगा वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। पहाड़ों पे कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन पे फूल नहीं आता, जैसे पाइन ट्री, देवदार, देवदार जिसे हिंदी में खाता है, इनके ऊपर फूल नहीं आते हैं, ठीक है। और ये कोन शेप होते हैं, इनके ऊपर फूल नहीं आते हैं, ठीक है। फिर एंजियोस्पर्म्स के जो बीज होंगे, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स के जो बीज होंगे वो कैसे होंगे, कवर्ड होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं और ओवरी के अंदर होते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म के जो सीड्स होते हैं वो नेकेड, ठीक है, किसी के अंदर नहीं होते। एंजियोस्पर्म एनिमल, विंड या वाटर के द्वारा पॉलिनेट होता है। पॉलिनेट का मतलब मैं आगे बताने वाला हूँ। और जो जिम्नोस्पर्म है सिर्फ और सिर्फ हवा के द्वारा पॉलिनेट होता है। एंजियोस्पर्म की बात करें तो एप्पल के पेड़ पे फूल आते हैं, मैंगो फूल आते हैं, आम के, देखा है ना, बौर जिसे हिंदी में कहते हैं, आम का बौर आने लगता है। तो देखा होगा अप्रैल के टाइम पे कीड़े जो हैं वो बहुत ज्यादा कीड़े, छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, आम की उसकी वजह से होते हैं, फूलों की वजह से। रोज पे तो फूल आते ही हैं। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो पाइन और देवदार, इनके ऊपर फूल नहीं आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स कहलाते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं एंजियोस्पर्म्स की। किसकी, एंजियोस्पर्म्स की। तो एंजियोस्पर्म का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एंजियोस्पर्म प्लांट्स का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है फ्लावर, ठीक है, फ्लावर। अब फ्लावर भी हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर और एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो पहले हम बात करते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर की। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर बेटा वो फ्लावर होता है जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही अवेलेबल होते हैं। बाई मतलब दो, सेक्स मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, जेंडर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर पे दोनों ही जेंडर्स प्रेजेंट होंगे, मेल पार्ट भी होगा, फीमेल पार्ट भी होगा, ठीक है। ऐसे फ्लावर को क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसके एग्जांपल्स याद करके जाना, हिबिस्कस, हिबिस्कस देखा होगा आपने, वो यूं ऐसी चोंच सी निकलती है उसकी। फिर मस्टर्ड, मस्टर्ड जानते हैं, सरसों, सरसों के फूल पे मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है, एक ही फूल पे। फिर आता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनि मतलब वन, सेक्स मतलब जेंडर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होते हैं उनपे या तो मेल पार्ट होगा या फिर फीमेल पार्ट होगा, एक ही फूल पे दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं। एग्जाम्पल, पपाया, वाटरमेलन। तो पपाया को मैं ऐसे बोलता हूँ पापाया, इससे तुम्हें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। पापा का एक ही जेंडर होता है, मेल, ठीक है। ऐसे पपाया का जो है एक फूल पे या तो वो मेल ही होगा या एक फूल पे वो या तो फीमेल ही होगा, एक ही फूल पे मेल फीमेल दोनों पार्ट नहीं होंगे। वाटरमेलन में भी सेम है, एक फूल पे मेल होगा और दूसरे पे फीमेल होगा, एक ही फूल पे दोनों नहीं हो सकते। अब हम बात करते हैं फ्लावर के पार्ट्स की। तो देखो भैया खूबसूरत सा डायग्राम। तो हमारे फ्लावर के बेसिकली 4 मेन पार्ट्स होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर को ना ये लोग एक्चुअल में घुमा के पूछते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर की जगह बोल देते हैं वॉल्स ऑफ अ फ्लावर। और बच्चे चकरा जाते हैं, क्या पूछ लिया, ये तो पढ़ाया नहीं था हमारे ट्यूशन वाले ने, स्कूल वाले ने। तो पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर की जगह बोल देगा WHORS फ्लावर। इसका मतलब भी वही पार्ट ऑफ अ फ्लावर है। तो घूम मत जाना, ठीक है, ये पढ़ के घूम मत जाना कि ट्यूशन वाले ने नहीं पढ़ाया था, स्कूल वाले ने नहीं पढ़ाया था, सेम ही मतलब है उसका, ठीक है। अब तो फ्लावर के 4 मेन पार्ट है। सबसे पहला है बेटा सेपल। तो सेपल कौन सा पार्ट होता है, देखो गौर से, ये जो ग्रीन वाला पार्ट होता है ना, जिसके ऊपर फ्लावर रेस्ट कर रहा है, जिसके ऊपर ओवरी भी है, जिसमें पेटल चिपके हुए हैं, ठीक है। हरा हरा पार्ट आपने फूल के नीचे देखा होगा, जो फूलों की पंखुड़ियों को जोड़ के रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेपल। तो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोटेक्ट्स द बर्ड, और ये कली को भी रोकता है, कली को प्रोटेक्ट करके रखता है। जब कली तुमने देखा होगा खिलने लगती है तो धीरे धीरे ये जो हरी सी चीज नीचे को जाती है ना, वही हमारी क्या है, सेपल। वही चीज क्या है, हमारी सेपल। फिर आती है पेटल्स। तो पेटल क्या होते हैं, कलरफुल, खूब रंग बिरंगे होते हैं, इनमें खुशबू भी आती है, कभी कभी बदबू वाले पेटल भी हो जाते हैं। जैसे अगर मैं मैरीगोल्ड की बात करूं, गेंदे के फूल की, तो गेंदे की फूल की महक किसी किसी को अच्छी लगती है, मुझे तो बेकार लगती है।
खुशबू भी आती है, जैसे रोज की खुशबू आती है रोज के पेटल्स में, है ना, मैरीगोल्ड में मुझे बदबू लगती है, ठीक है। तो पेटल्स पे, और कलरफुल है, किसी का पीला है, किसी का येलो है, सॉरी रेड है, ऑरेंज है, अलग अलग कलर के होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पेटल्स पे, पेटल्स तो कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू होती है, जिसकी वजह से इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब जो तीसरा पार्ट है फ्लावर का वो है स्टेमन। फ्लावर का तीसरा पार्ट क्या है बेटा, स्टेमन। नाम में ही मैन आ रहा है, स्टेमन, स्टेमन। तो स्टेमन मतलब ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल पार्ट है, ठीक है। और इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। तो देखो जरा डायग्राम पे, ठीक है, ये रहा हमारा बेटा, ये पूरा इतना स्टेमन है, इसमें दो चीजें, ये वाली चीज ये दिख रही होगी आपको, ये है एंथर, और ये जो डंडी सी चीज है इसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ये डंडी लाइक जो चीज है, डंडी सी चीज है, वो क्या है बेटा, हमारी फिलामेंट, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा पार्ट है उसे हम कहते हैं कार्पेल। अगला जो पार्ट है वो कार्पेल, लोग इसे पिस्टिल भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, पिस्टिल, ठीक है। कार्पेल कह लो या फिर क्या कह लो, पिस्टिल, पिस्टिल बोला है ना, ठीक है। इसी तरह बराबर मिल देता हूं, कार्पेल, ठीक है। तो जो तुम्हारा कार्पेल या पिस्टल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल पार्ट है हमारे फ्लावर का। इसके अंदर तीन मेन चीज होती है, एक होती है ओवरी, देखो सबसे नीचे ओवरी, ये रही ओवरी, ठीक है। फिर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं स्टाइल, और एक ऐसा हेलीपैड जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। तो बेसिकली एक पिस्टल में तीन चीजें होती हैं, सबसे ऊपर है स्टिग्मा, बीच में जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है बेटा वो है स्टाइल, और सबसे नीचे जो फूला हुआ गोल सा पार्ट है वो क्या है, ओवरी, ठीक है। तो ओवरी क्या है, पार्ट ऑफ पिस्टिल विच होल्ड्स द ओव्यूल्स। पिस्टिल का वो पार्ट जिसमें बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। स्टाइल क्या है, तो स्टाइल एक लॉन्ग लंबा सा, देखो स्टाइल दिख रही है आपको, ये वाली, ये पूरी पाइप, ये वाली पाइप, ये स्टाइल एक लंबी सी पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करती है, स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करती है, दोनों के बीच में कनेक्शन करती है ना, कौन, स्टिग्मा और ओवरी के बीच कनेक्शन कौन करता है, स्टाइल, ठीक है। और तीसरी चीज है बेटा हमारी स्टिग्मा। तो स्टिग्मा क्या होता है, किसी भी फ्लावर पे फीमेल पार्ट का सबसे अपर पार्ट, ये वाला पार्ट स्टिग्मा क्या है, वो देखो काला काला कर रहा हूं, ये वाला पार्ट जो होता है किसी भी फ्लावर का वो क्या कहलाता है, स्टिग्मा, ठीक है। और स्टिग्मा जो है चिपचिपा होता है, कैसा होता है, स्टिकी होता है, स्टिकी चिपचिपी सी जगह होती है, और इसके ऊपर मेल वाला पार्ट, मेल गैमीट जिसे हम पॉलन कहते हैं, वो आके गिरता है और चिपक जाता है, स्टिकी होने की वजह से क्या होता है, चिपक जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं ओवरी की। तो बेटा ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, ओवरी के अंदर एनसीईआरटी वाला डायग्राम देखोगे ना, तो इस ओवरी के अंदर क्या हो रहा है ना, ये तुम्हें ये जो चीजें दिख रही है ना, ये ऐसी दिख रही है ना, छोटी छोटी सी ओवल शेप की, ये ओव्यूल्स होते हैं, और इन बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, और हर ओव्यूल के अंदर एक ही एग होता है, ठीक है। छोटी छोटी सी चीजें क्या दिख रही है, ओव्यूल देखो, मैं जूम इन करूं, ये मेरा ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एक ही एग होगा, बहुत सारे ओव्यूल हैं लेकिन हर ओव्यूल में एक ही एग होगा। तो मान लो अगर 10,000 ओव्यूल्स हैं तो एग भी कितने होंगे, 10,000। समझ में आ रही है बात। तो ये तो हमारा क्या है, फ्लावर का इंट्रोडक्शन। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि फ्लावर में रिप्रोडक्शन होता कैसे है, प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो देखो भैया अब शुरू करते हैं हम अपना मेन टॉपिक। अभी तक तो जो चीजें थी वो पेपर में बहुत ही कम पूछी जाती हैं, कभी किस्मत अच्छी हुई तो ये पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर पूछ लेगा, 2 नंबर 3 नंबर का, ठीक है। बाकी मेरे तो लगता नहीं कभी पूछा है। बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल फ्लावर पूछ लेगा कभी, बहुत बढ़िया किस्मत हुई आपकी, तो एग्जाम्पल डिफरेंस है ना। अब देखो कि एक फ्लावर में रिप्रोडक्शन होता कैसे है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा हम चीजें समझने की कोशिश करते हैं कि फ्लावर अपना रिप्रोडक्शन कैसे परफॉर्म करता है। देखो
अब हमें ये तो पता चल गया कि फ्लावर पे एक मेल पार्ट है और एक फीमेल पार्ट है। रिप्रोडक्शन जब भी होगा जब ये मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जो है आकर आपस में कांटेक्ट करें, मिलें, है ना। यानी जो मेल गैमीट है जिसे हम पॉलन कह रहे हैं और जो फीमेल गैमीट है जिसे अपन क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, सॉरी एग, एग फीमेल गैमीट क्या है, एग, वो आके एक दूसरे से मिल जाएं। तो तुम एक चीज सोचो ना, तुम्हारा पॉलन कहाँ है, एंथर के ऊपर। पॉलन देखो भाई, पॉलन तुम्हारे यहाँ कहीं है, ठीक है, पॉलन दिख रहे हैं कहाँ है, जहां मैंने हरा हरा किया। और ओवरी कहाँ है, एग कहाँ है, एग यहाँ है। तो ये अपने आप हो जाएगा क्या, नहीं मिल पाएंगे अपने आप। तो कुछ तो ऐसी प्रोसेस होगी जो इन पॉलेंस को एग तक लाए या फिर एग को पॉलेंस तक लाए। तो वो हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे पॉलन एग्स तक या फिर एग पॉलेंस तक पहुंचते हैं। तो पॉलन को एग तक पहुंचाने के लिए एक नई प्रोसेस होती है जिसे अपन कहते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। उन पॉलेंस को देखो बेटा, यहां से यहां तक ले जाने के लिए जो प्रोसेस होती है उसे बच्चों हम कहते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। तो हम पॉलिनेशन की डेफिनेशन जानते हैं और किस तरीके से होती है, कितने टाइप की होती है, वो भी देखने की कोशिश करते हैं। देखो तो ये रहा हमारा डायग्राम सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन का। देखो इधर क्या हो रहा है, गौर से देखना। यहाँ पे सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन में सीन क्या हो रहा है बेटा, देखो ये एक ही फूल है ना, अगर आप देखोगे गौर से, हमारा एक ही फ्लावर है ये, है ना। इस फ्लावर पे क्या हो रहा है, ये रहा एंथर, एंथर से उड़कर पॉलन कहाँ गिर गया, ये रहा स्टिग्मा पे। कहाँ पे, स्टिग्मा पे। देखो एक मिनट रुको, ये देखो ये होता है हमारा एंथर, है ना। पॉलन ग्रेन्स उड़े और कहाँ गए, स्टिग्मा के ऊपर। सेम फ्लावर है ना, फ्लावर सेम है ना, ठीक है। इससे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। और सेम, बिल्कुल सेम ही फ्लावर पे, एक ही फ्लावर पे ये गेम चल रहा है, तो ऑटोनोमी कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑटोनोमी, ठीक है। पूछता नहीं है ऑटोनोमी, आपको सेल्फ पॉलिनेशन समझना। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा कि इसी फ्लावर के एंथर से इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे कौन आ गया, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स जब यहाँ से इसी फ्लावर के एंथर से इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाते हैं, इसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। या क्या हो, देखो कि ना, या सेल्फ पॉलिनेशन कब हो सकता है बेटा, देखो दूसरा केस ये हो सकता है कि इस फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स उड़े और इसके स्टिग्मा पे आ जाएं, इसके स्टिग्मा पे आ जाएं। अभी भी देखो दोनों केसेस में क्या हो रहा है, प्लांट सेम है, प्लांट सेम है ना। तो लेकिन बेटा अगर हमारा देखो इसी पेड़ के, ये इस तरफ का भूल जाओ कि है भी, अभी एग्जिस्ट भी करता है, ठीक है। इसी पेड़ के एंथर से, इस वाले फ्लावर के एंथर से अगर पॉलन जाकर इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा पे चिपक जाए, तो अभी भी देखो प्लांट सेम है, तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है। पर इस टाइप के पॉलिनेशन को बोलते हैं गिटोनोगैमी, गिटोनोगैमी। पर ये नाम आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है, ये जानने की जरूरत नहीं है, तो बस मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। बस आपको सेल्फ पॉलिनेशन समझना। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, जब सेम प्लांट के सेम फ्लावर पे पॉलिनेशन हो जाए, एंथर स्टिग्मा पे आ जाए, या फिर एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाए लेकिन प्लांट सेम रहे, तो सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में ये होता है कि ये एक पेड़ है ए और ये पेड़ है बी, जब इसके एंथर पे से पॉलन इसके किसी भी स्टिग्मा पे जाकर लैंड करें, किसी भी स्टिग्मा पे जाकर लैंड करें, इस पे करें चाहे इस पे करें, किसी भी स्टिग्मा पे लैंड करें, तो इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन का साइंटिफिक नेम है जेनोगैमी, ठीक है, जेनोगैमी। नाम वाम जानने की जरूरत नहीं है आपको, जेनोगैमी गेनोगैमी, बस आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो ये तरीका हमारा क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। इसमें पेड़ ही बदल गया, लेकिन अब एक चीज और याद रखना, क्योंकि तुम फिर जाके ना कंफ्यूज हो जाओगे। अब दोनों पेड़ जो है ना एक ही वैरायटी होने चाहिए, दोनों आम ही होने चाहिए, दोनों गुआवा ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये वाला जो पेड़ ए था वो मैंगो था और पेड़ बी जो था वो गुआवा था,
तो मैंगो के एंथर उड़े और गुआवा के स्टिग्मा पे जाके चिपक गए, तो तुम्हें लगेगा कि वो रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, नहीं होगा। प्लांट दोनों सेम वैरायटी के होने चाहिए, एक ही कैटेगरी के प्लांट होने चाहिए। समझ में आ रही बात? क्योंकि वो फ्यूज ही नहीं करेगा। मैंगो का एंथर पॉलन गुआवा के स्टिग्मा पे जाके कुछ होगा ही नहीं, मर जाएगा वो। ठीक है, सेम टाइप का प्लांट होना चाहिए। क्लियर है? तो ये था हमारा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद क्या होता है भैया ना, पॉलिनेशन के बाद एक छोटी सी चीज और होती है कि ना, अब जैसे ही तुम्हारे पॉलन ग्रेन्स कहाँ आके लैंड कर चुके हैं, स्टिग्मा पे, तो इन पॉलन के पास एक स्पेशल तरीके का केमिकल होता है। ठीक है, अब ये पॉलन देखो कहाँ रखे हैं, स्टिग्मा पे आ चुके हैं, देखो यहाँ पे आ गए हैं स्टिग्मा पे। तो इन पॉलन के पास स्पेशल तरीके का केमिकल होता है, वो केमिकल स्टिग्मा पे आके छोड़ देते हैं। अब स्टिग्मा देखता है अच्छा ये मेरे टाइप का ही है, तो वो केमिकल क्या करता है, उसके बाद जैसे ही केमिकल छोड़ते हैं तो स्टिग्मा में उस केमिकल की वजह से थोड़ा सा होल हो जाता है, और पॉलन उस होल के जरिए कहाँ चले जाते हैं, सीधे ओवरी के अंदर। स्टाइल के रास्ते कहाँ चले जाते हैं, ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर वो मिलते हैं जाके ओव्यूल से, इससे ओव्यूल से, और ओव्यूल से मिलने के बाद उन्हें वहां मिलता है एग, और वो एग के साथ क्या कर जाते हैं, फ्यूज। एग के साथ क्या कर जाते हैं, फ्यूज। तो यहां तक की प्रोसेस, ओवरी तक की प्रोसेस को हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन। ओवरी तक पॉलन ग्रेन्स का ओवरी तक पहुंचना क्या कहलाता है, प्री फर्टिलाइजेशन। और जब वो फ्यूज कर जाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन तक आप देख लो। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे बता देना।